भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। ये एनसीईआरटी कक्षा 11 की बुक है हमारे अतीत। इसके अंदर लास्ट लेसन है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 से दशक से 1947 तक का पूरा इतिहास है। और ये टॉपिक हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट हर जगह जहाँ भी देखोगे वहीं मिलेगा। और ये न्यू एनसीईआरटी बुक है, तो वहीं से ये आप देख सकते हो। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, वहाँ का ये दृश्य है, आप देख सकते हो, जहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए थे। और इससे पहले इस किताब में क्या क्या था ये देखो आप। एनसीईआरटी की जो हमारे अतीत पाठ है ना, उसके अंदर जिसमें किसान आंदोलन, आदिवासी किसान जिंदगी में बदलाव, ये भी हमने पढ़ लिया। शैक्षणिक बदलाव ये नहीं पढ़ा है। महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये भी। जाति व्यवस्था को चुनौती, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो बाल गंगाधर तिलक वगैरह सब थे। 1857 के विद्रोह, और उसके बाद फिर हस्तकलाओं का पतन, उद्योगों का, ये सब देखा। इससे अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय बोलो चाहे राष्ट्रीय आंदोलन बोलो, ये सब था। और ये सब अंग्रेजों के खिलाफ था, ये तो हमको पता ही है, ये तो होना ही था। यह चेतना 1850 में बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई दी। 1850 में सब संगठन बन चुके थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय वगैरह सब आ गए थे। फिर 1870 से 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों, ये चेतना गहरी हो चुकी थी और भी गहरी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज़ादी चाहिए थी हमको। तो इसमें से ज़्यादातर संगठनों ने बागडोर वकील, अंग्रेज शिक्षित पेशेवर हाथों में थी। यानी अंग्रेज थे, कुछ शिक्षित लोग भी थे, पढ़े लिखे थे, उनको पता था क्या होता है। तो पूना सार्वजनिक सभा है ना, इसका इंडो कौन कौन सी थी? पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महासभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन तरह के प्रमुख संगठन थे। उन्होंने बहुत योगदान दिया हमको आज़ादी दिलाने के लिए। और इन संगठनों के जो सदस्य थे वो महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो पूना सार्वजनिक सभा के नाम से जो गौर कीजिए, ये पूना सार्वजनिक सभा का मतलब क्या होता है कि सब लोगों का सबके लिए शासन हुआ। यह सभा हुई सर्व सभी जनिक यानी लोगों का। हालांकि इसमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों के लक्ष्य बताते थे। यानी मेरा एक का लक्ष्य नहीं, ये पूरे भारत का लक्ष्य है। तो पूना सार्वजनिक सभा को हम देखते हैं। ये पूना सार्वजनिक सभा देख सकते हो आप, ब्रिटिश भारत और सामाजिक संगठन था। ये ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था, जिसमें भारतीय समाज के लोग थे और शिक्षित वर्ग के थे। और ये 2 अप्रैल 1870 में इसकी स्थापना हुई। ये आप देख सकते हो, ये 2 अप्रैल 1870 में 6000 व्यक्ति थे। 55 सदस्यों ने निर्वाचन निकाय के रूप में शुरू किया था इनको। उसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत थी, और जिससे पहले सत्र की शुरुआत महाराष्ट्र में की थी। और इसके सदस्य कौन थे? बाल गंगाधर तिलक सहित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय कद के कई प्रेमी प्रमुख थे। और इसका निर्माण शुरू इसका 1867 में हो गया था। एच चिपलूकर ने, गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रानाडे ने द्वारा किया गया था। और ये देख सकते हो, ये पूना सार्वजनिक सभा थी ना, उसके सदस्यों की बुक थी। और ये मासिक पत्रिका भी एक निकाली थी इन्होंने, ये आप देख सकते हो। फिर पूना के बाद 1870 से 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत असंतोष ज़्यादा गहरा हो गया। फिर 1878 में और भी गहरा इसलिए हो गया कि 1878 में अंग्रेजों ने एक आर्म एक्ट निकाला था। इसके लिए क्या होता था कि भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। भारत के लोगों के पास कोई हथियार, पिस्तौल, बंदूक वगैरह कोई नहीं रह सकती। इसलिए ये एक्ट था 1878 का, और ये अंग्रेजों के खिलाफ और भी घातक सिद्ध हुआ। और भारतीय जनता में असंतोष का भावना भी व्यक्त हो गई। वर्नाकुलर पेरिस एक्ट की प्रयत्न किया गया, जिसके सरकार की आलोचना करने वाली। ये क्या था? एक और ये भी था 78 में। एक तो ये था 1878 में एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट उसे कहते हैं कि आप समाचार पत्र निकालते हैं ना, तो उसके अंदर हम अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर वो लिखे गए, अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आपके न्यूज़पेपर में कुछ भी आ गया तो आपको जेल के अंदर डाला जाएगा और आपका न्यूज़पेपर बंद कर दिया जाएगा। आपकी अखबार जो लिखते थे, लिखने की कोई भी मासिक पत्रिका हो वगैरह, आपको बस यानी कि वो बंद कर दिया जाता था, तो चुप कराया जा सके। इसलिए कानून प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। ये वर्नाक्यूलर एक्ट था। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इल्बर्ट बिल, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक के प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। यानी कि इल्बर्ट बिल क्या था? भारतीय न्यायाधीश भी था ना, वो ब्रिटिश और यूरोपीय यानी जो विदेशों के लोग रहते थे हमारे देश में, उसके खिलाफ हम भी मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। ये था इल्बर्ट बिल। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, अंग्रेज विरोध करने लगे तो सरकार ने वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का भी काफ़ी विरोध किया कि इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था।
अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो अंग्रेजों की जो असलियत है वो बाहर आ जाएगी, लेकिन अंग्रेजों ने विरोध कर लिया तो भारत ने वापस ले लिया, तो इससे भी जनता असंतुष्ट हो गई। और उसके बाद आप देखोगे कि पढ़े लिखे भारतीयों ने एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 में ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश में बहुतर प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नेहरू और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.ची बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यन अय्यर अन्य पर्याय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। कौन थे? व्यवसायी भी थे, प्रचारक थे। ये लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. होम ने भी इस विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने की अहम भूमिका निभाई थी। ए.ओ. होम्स ने राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत अधिक भूमिका निभाई थी। और कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले प्रयास दी इंडियन मीर अखबार किसने लिया? 1886 में जनवरी में लिखा। उसमें क्या क्या था वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पूरा पार्ट धीरे धीरे किस्तों में पूरा कराऊंगी एनसीईआरटी के बुक के अनुसार।